हेलो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंशुल गुप्ता। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक 2 है उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने के वाला हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे और समझने के साथ साथ जो इस चैप्टर में, जैसे कि हम सबको पता है, इस बार का जो हमारा टर्म 2 के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके अंदर पेपर हमारा थोड़ा सब्जेक्टिव आने वाला है। तो जो सब्जेक्टिव पेपर हमारा इसके अंदर आएगा उसके अकॉर्डिंग एक तो जैसे हमें मेन पॉइंट्स तो हमें याद रखने ही होते हैं, जो कि मेन जो हेडिंग्स होती हैं, सपोज कोई इंपॉर्टेंस है, कोई बेनिफिट्स है, कोई फैक्टर्स अफेक्टिंग समथिंग है, तो मेन पॉइंट्स तो याद रखने ही होते हैं। प्लस उसके अंदर का कंटेंट भी थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। अब कंटेंट क्या है, एनसीईआरटी में बहुत सारा लिखा हुआ है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हम उसमें से क्या चीज़ लिखें और क्या चीज़ ना लिखें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको सारा कंटेंट अभी समझाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में, और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर लेकिन कंटेंट आपको लिखना अपने वर्ड्स में ही है, बट अपने वर्ड्स में लिखने के साथ साथ एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स हैं उस कंटेंट में कुछ कीवर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर वो कीवर्ड्स मैं अपने कंटेंट का पार्ट बना दूं, अगर जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें अगर मैं वो कीवर्ड्स भी ऐड कर दूंगा तो फिर मेरे मार्क्स बहुत 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 अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे। कीवर्ड्स हमें वहां लिखने भी हैं, प्लस अंडरलाइन करने हैं, फिर टीचर को फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑल राइट, इस चैप्टर में मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मैं एनसीईआरटी का ही चैप्टर मैंने उठाया है और एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है इसके अंदर। तो इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सब मैंने हाईलाइट कर रखे हैं और उसी को ही मैं आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ये। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग इज बिजनेस फाइनेंस। देखिए, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी होती हैं। उन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत होती है, जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। अब क्या हम उस पैसे से करते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना है। सपोज मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए मुझे फाइनेंस की ज़रूरत होगी। कल को मेरा काम अच्छा चल पड़ता है तो मैं 1 से 2 फैक्ट्री करता हूँ, उस समय भी मुझे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरी दोनों फैक्ट्रियाँ अच्छी चल रही हैं, बट जो उसके अंदर मशीनरी है वो थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई है, थोड़ी पुरानी हो गई है। तो अब मैं नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी लेकर आना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे फाइनेंस की फंड्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मेरे जो ये मोटे मोटे खर्चे हैं, यहाँ पर तो फाइनेंस की ज़रूरत होती ही है। इसके साथ साथ कुछ मेरे डे टू डे ऑपरेशन होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स खरीदना, बिजली के बिल भरना, पानी के बिल भरना, सैलरीज पे करना वर्कर्स की, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं ऑफिस के। ये सब मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी मुझे मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ऑलराइट, सो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, फाइनेंस की जरूरत है बिजनेस में, ये तो हमने समझ लिया, बट जो फाइनेंस में रेज करता हूं वो फाइनेंस फ्री में रेज नहीं होता, उसकी एक कॉस्ट लगती है। ठीक है, अब मैं जैसे बैंक के पास गया, मैंने बैंक से बोला कि मैं एक नई फैक्ट्री लगाना चाहता हूं और मुझे 1 करोड़ रुपीस का लोन चाहिए। तो बैंक क्या मुझे तैयार बैठा है लोन देने के लिए? तैयार तो बैठा है, बट उसके लिए वो मुझे कुछ क्या चार्ज नहीं करेगा, फ्री में दे देगा लोन मुझे। बैंक उसके बदले में मुझसे चार्ज करता है इंटरेस्ट, 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, इट डिपेंड्स कि आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी है, आपकी इनकम कितनी अच्छी है एट प्रेजेंट, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है उस लोन की, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ऑल फाइनेंस कम्स एट सम कॉस्ट। आप कहीं से भी पैसा रेज करेंगे, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आती ही है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट तरीके से, प्रोक्योरमेंट का मतलब प्रोक्योर करना, फाइनेंस लेना। ठीक है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। अब देखो, बैंक से आपने 1 करोड़ रुपए रेज तो कर लिए एज अ लोन, अब उसका यूज भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाके गोवा में कसिनो में 1 करोड़ रुपए अपना खेलो और जुए में सब पैसे हार जाओ, तो वो भी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट भी करना है और ऑप्टिमल यूसेज भी करना है। उस 1 करोड़ रुपए का हमें पूरा फायदा लेना है अपने बिजनेस से, चाहे मैं उसकी नई प्लांट एंड मशीनरी लगाऊं, चाहे मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूं, मॉडर्नाइज करूं, उसे और डाइवर्सिफाई करूं। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? सपोज मैं आज कपड़े बनाता हूं तो मैं जूते भी बनाने शुरू कर दूं, तो वो होता है एक नई लाइन में जाना, और दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं अपने पैसे को यूज़ करूं, तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूसेज।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड है। ऑल राइट, अब बात करते हैं ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट की। देखिए, फाइनेंस को प्रोक्योर करने के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे मैं इक्विटी से रेज कर सकता हूँ, डेट से रेज कर सकता हूँ, बैंक से लोन ले सकता हूँ, ठीक है। तो इन सब सोर्सेज को मुझे आइडेंटिफाई करना है पहली बात तो, कि भाई ये सोर्सेज हैं कौन से, ए बी सी डी ई, कितने सोर्सेज हैं। आइडेंटिफाई करने के साथ साथ मुझे इन सब सोर्सेज को कंपेयर भी करना है। कंपेयर कैसे करूंगा कि कौन से सोर्स की क्या कॉस्ट आ रही है, कहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, कहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कहाँ पे रिस्क कम है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को कंपेयर करके तब मैं अपना डिसीजन बनाता हूँ कि मुझे पैसा कहाँ से उठाना है। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो कॉस्ट मेरी कम आए, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, साथ साथ जो मेरा रिस्क फैक्टर है वो भी मेरा कंट्रोल में रहे, ऐसा ना हो कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। प्लस इट ऑल्सो एम्स एट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स। 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए तो 1 करोड़ रुपए अवेलेबल हों। आप ऐसी मैनेजमेंट करके चलो कि कल को अगर इतने पैसे की जरूरत होगी तो इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे मार्केट से। मार्केट से मतलब बैंक से और आपका इक्विटी से, कोई और डेट से मुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, जितनी भी आइटम्स हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हुई, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड माई बैलेंस शीट, ठीक है। ये सभी आइटम्स मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होती ही हैं। अभी अफेक्ट कैसे होती हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेज साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। देखिए, अगर मैंने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया है कि मैं 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करूंगा फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है। अगर मैंने कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया है कि मैं 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करूंगा फिक्स्ड एसेट्स में, तो उससे मेरे फिक्स्ड एसेट का साइज बढ़ जाएगा। पहले जितने भी थे उससे 100 करोड़ के बढ़ जाएंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेरी बढ़ जाएगी। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, कि हाँ मैं ऐसे ऐसे ये चीज करने जा रहा हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट सेज द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स। ओके, देखो, जितनी ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट होगी फिक्स्ड एसेट्स में, उतनी ही ज्यादा देयर इज अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ जैसे जैसे फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी फिक्स्ड एसेट्स में, उसके साथ साथ मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों? देखिए, जब मैं एक मशीन चला रहा हूं और एक तरफ मैं 4 मशीनें चला रहा हूं, तो एक मशीन चलाऊंगा तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, उसके हिसाब से इतना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। और 4 मशीन चलाऊंगा तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल भी ज्यादा परचेज करूंगा। अब 4 मशीनों का इतने स्टॉक में तो कुछ होगा नहीं, स्टॉक भी इतना मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीजें आती हैं, जैसे जैसे मेरी फिक्स्ड कैपिटल, मेरी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि मैं ज्यादा लिक्विड एसेट्स रखूं अपने पास, तब उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज पैसा उठा लिया और एक लंबे टाइम के बाद देना है, तो उसके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी, पैसा उसके पास रहेगा अच्छा टाइम तक। यहीं पे अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठा लेती है तो आज पैसा उठाएगी, कुछ महीनों बाद या 1-2 साल बाद पैसा वापस करना होगा, तो लिक्विडिटी खराब हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो उसके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी बनी रहे तो उसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा उठाना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एटसेट्रा। देखो, जो भी मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस उठा रहा हूं उसमें से मुझे कितना डेट से उठाना है, कितना इक्विटी से उठाना है, ये भी मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ऑलराइट, इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कहाँ से पैसा कैसे उठाते हैं, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है, किसका रिस्क ज़्यादा है, किसका रिस्क कम है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के कवर करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जाम्पल इंटरेस्ट, एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। देखो, ये सब चीज़ें मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं उससे सीधा सीधा इफेक्ट होती हैं। कैसे? जितना ज़्यादा मेरा डेट होगा उतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होगा, जितनी ज़्यादा मेरी इक्विटी होगी उतना ज़्यादा मेरा डिविडेंड होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ऑलराइट, तो ये हमने 5 पॉइंट कवर कर लिए हैं ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलराइट, आगे चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ओके,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। देखिए प्राइमरी एम क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो हम यहाँ समझ लेते हैं। प्राइमरी एम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। इसमें होता क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, जो वो इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, उनकी एक मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। जैसे कि आज मैं अगर आपको बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम सब ने नाम सुना है इस कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी इसके मालिक हैं आज की डेट में। इसका स्टॉक मान के चलते हैं आज 2500 या 2600 का ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम होता है कि वो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करे, ऊपर लेके जाए। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है कि ये शेयर कल को 3000 का हो जाए, ये एम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस बढ़ेगा कैसे, वो यहां लिखा हुआ है। देखिए मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस इफ द बेनिफिट फ्रॉम अ डिसीजन एक्सीड्स द कॉस्ट। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज एक डिसीजन लेती है कि मैं ये स्टार्टअप को 1000 करोड़ में खरीद रही हूं, एंड एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका ये एस्टिमेट है कि ये कल को रिलायंस को 1200 करोड़ का फायदा देके जाएगा। तो कॉस्ट थी 1000 करोड़, फायदा मिलेगा 1200 करोड़ का, 200 करोड़ से इसको बेनिफिट हो गया रिलायंस को। तो इस तरह के डिसीजन जब रिलायंस लेता है बहुत सारे, तो ये मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी रिलायंस के शेयर की। क्यों? क्योंकि कल को सारा प्रॉफिट इक्विटी वालों का होता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का फायदा हो रहा है, तो मार्केट प्राइस शेयर की बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और यही मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम होता है। ऑलराइट, आई होप बहुत अच्छे से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी जो प्राइस चल रहा है इक्विटी शेयर्स का, उसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं डिसीजंस के ऊपर। देखिए जो भी डिसीजंस होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, एक एक करके इन तीनों डिसीजंस को एट लेंथ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट छोटे टाइम के लिए कर रहा हूं, या हो सकता है कोई बड़े टाइम के लिए कर रहा हूं, तो दोनों तरीके से ये हो सकता है। लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, ये इसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ऑलराइट। अब ये कौन से डिसीजन होते हैं? जो एक लंबे टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन। अगर मैं एक नई मशीन खरीद रहा हूं, या पुरानी मशीन को रिप्लेस कर रहा हूं, या और कोई नया एसेट मैं कोई खरीद रहा हूं, तो इस तरह के डिसीजंस मेरे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं। ऑलराइट, इससे होता क्या है, जो मेरे एसेट्स का साइज है, सपोज मैंने आज डिसीजन लिया कि मैं 100 करोड़ के एसेट्स ऐड करूंगा अपने बिजनेस में, तो वो जो मेरा एसेट्स का साइज है, प्लस उससे जो मतलब अगर वो साइज बढ़ेगा, सपोज मेरी मशीनरी बढ़ गई, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है। प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर मेरी बढ़ेगी तो मेरी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, मैं मार्केट में कॉम्पिटिशन और अच्छे से लड़ पाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अफेक्ट होती है मेरे कैपिटल बजटिंग डिसीजन से। कौन कौन सी चीजें? साइज ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब चीजें एंड मेनी मोर मेरी अफेक्ट होती हैं मेरे कैपिटल बजटिंग डिसीजन से, ठीक है। अब देखना क्या है, ये जो डिसीजंस हैं, दीज डिसीजंस आर दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि 2-4-5 हज़ार की आ जाएगी, हो सकता है लाखों में हो सकता है करोड़ों में भी हो। तो बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस ये जो डिसीजन होते हैं, दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। एक बार ले लिए तो वापस नहीं होती ये डिसीजन, क्योंकि उसके हिसाब से आप जगह भी आप डेवलप करते हो, कोई लैंड खरीदते हो या रेंट पे लोगे, वहाँ पूरी मशीन के हिसाब से फाउंडेशन ले करोगे, मशीन सेटअप करोगे, उसकी इंस्टॉलेशन करवाओगे, लेबर रखोगे, सुपरवाइजर्स रखोगे। तो ये इरिवर्सिबल वो जो डिसीजन है ये होते हैं, एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। हाँ, अगर आपको रिवर्स करना ही है, अगर आपको सब चीज़ें आपको कैंसिल करनी है, तो आपको बहुत मोटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, बहुत मोटा आपको इसके लिए नुकसान हो जाएगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ओके, ये डिसीजन में हम क्या बात करते हैं? इन डिसीजन में हम बात करते हैं हमें अपने पास कितना कैश मेंटेन करना है, बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है, इन्वेंट्री यानी कि मेरा स्टॉक
वो मुझे कितना मेंटेन करके चलना है। रिसीवेबल्स यानी मेरे डेटर्स जिन्हें मैं माल उधार बेचता हूँ वो मुझे कितने रखने हैं। ऐसा तो ना हो कि डेटर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और कल को सबसे पैसे लेने मुश्किल हो जाएं। ये चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करनी है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये जो डिसीजंस होते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, ये मेरे डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। छोटे टाइम के लिए होते हैं, लंबे टाइम के लिए नहीं होते। तो ये मेरी डे टू डे वर्किंग को पूरा अफेक्ट करके चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की, ठीक है, जो लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के जो डिसीजंस हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजंस। ये डिसीजन लेने से पहले मुझे कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, वो चीज़ें सोच के कैलकुलेट करके तब मैं ये डिसीजन लेता हूँ। और ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिसीजंस को कि ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, ठीक है। पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो सपोज मैंने आज एक मशीनरी लगाने का मैंने तय किया है और ये मशीन मुझे, आप ये समझ के चलो, ये मशीनरी दिस इज ईयर 0, यहाँ हम बैठे हैं ईयर 0 में, 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। पहले साल के एंड में मुझे ये दिख रहा है कि 20 करोड़ रुपए इस धंधे से मेरे को आ जाएंगे। दूसरे साल में दिख रहा है 30 आ जाएंगे, फिर 40, फिर 40, फिर 40। ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मेरा कैश जनरेट हो जाएगा। तो ये कैश फ्लोज का एक एस्टिमेशन हमें लगाना पड़ता है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ अब हर साल मेरा कितना पैसा आएगा या जाएगा। उस हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि वो प्रोजेक्ट मेरा फीजिबल है या नहीं है, और कैश फ्लोज को देखते हुए ही मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। भाई यहाँ पर तो हमें अच्छा लग रहा है 120 और 50, 190 करोड़ रुपए आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो 170, ठीक है, 120 और 50, 170। तो और मेरे जा रहे हैं 100 करोड़ रुपए, तो बेनिफिट है मुझे। अब सपोज यहाँ पर ये सब फिगर्स भी मेरी सारी 20-20-20 होती, तो मेरे 100 करोड़ आए और 100 करोड़ चले गए, प्लस ये तो आज चले गए, इस पे मैं इंटरेस्ट मैं इस पे पे करूंगा लोन का, आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये डिसीजन फिर मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे 100, अगर यहाँ 20-20 करोड़ आ रहे हैं तो अच्छा नहीं है। हाँ, अगर पहले 20, फिर 30, फिर 50, फिर 50, फिर 60 ऐसे आ रहे हैं, फिर ठीक है, ठीक है। तो ये कैश फ्लोज हमें देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ रिटर्न। देखो सपोज मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, ठीक है। प्रोजेक्ट ए में 10% रिटर्न है, प्रोजेक्ट बी में 12%। तो सीधी सी बात है, मैं प्रोजेक्ट बी के लिए जाऊंगा, ठीक है। पॉइंट सी इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया मतलब इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। इंटरेस्ट रेट क्या है जिस पे मैंने लोन उठाया है, मुझे रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा इन्वेस्टमेंट से, कैश फ्लोज कितने हो रही हैं। तो ये पॉइंट एक तरह से ये बता रहा है आपको कि हमें कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके मैं कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेता हूँ। ऑल राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट डिसीजन पे, दैट इज माई फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो यहां पर बात हो रही है केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज की। बेसिकली मैंने ये तो तय कर लिया कि मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा उठाऊंगा सपोज। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज में भी बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं, तो मैं किससे पैसा उठाऊं और किससे नहीं उठाऊं। और सपोज मैं दोनों सोर्सेज से पैसा उठा रहा हूं, तो इससे कितना उठाऊं और इससे कितना उठाऊं, ठीक है। मेरे पास मान के चलते हैं 2 सोर्सेज हैं, तो इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करना है, और अगर दोनों से ही उठाना है तो इससे कितना और इससे कितना, ये मैं यहां देख के चलूंगा। ऑल राइट, द मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ फर्म आर, या तो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं या बोरोड फंड्स हैं। ये दोनों क्या होते हैं अच्छे से देख लेते हैं। शेयरहोल्डर्स फंड्स रेफर टू इक्विटी कैपिटल एंड retained earnings. Shareholders funds refer to equity capital and retained earnings. All right. Borrowed funds के अंदर क्या क्या आएगा, debentures and other forms of debt. I repeat, shareholders funds में आएगा equity capital, जो shareholders के पास मेरे equity shares हैं वो यहाँ पर आएगा, प्लस retained earnings. Retained earnings कॉन्सेप्ट आगे अच्छे से समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से, ठीक है। डिबेंचर के लिए क्या आएगा बोरोड फंड्स में, डिबेंचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। भी मैंने कहीं से लोन लिया है और वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। डेट मतलब मैंने, डिबेंचर मतलब कंपनी ने सपोज कोई लोन लिया है किसी इंस्टीट्यूशन से, तो कंपनी वो लोन के बदले में सामने वाले इंसान को या सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी को सर्टिफिकेट्स इशू करती है, जिसे डिबेंचर बोलते हैं, जिसपे ये लिखा रहता है कि हाँ मैंने इस डेट को इतने रुपए का लोन इतने इंटरेस्ट रेट पे आपसे लिया है और मैं इतने सालों बाद वापस कर दूंगा, कंपनी लिख के देती है। तो उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डिबेंचर्स,
ठीक है, ऑल राइट। ओके, यहां पर आ जाते हैं। अ फर्म देयरफॉर नीड्स टू हैव अ जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। ऐसे नहीं है कि फर्म के पास सिर्फ डेट होना चाहिए या सिर्फ इक्विटी होनी चाहिए, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए फर्म के पास। दोनों की हमें कॉस्ट को देखने पड़ता है। डेट जो है दैट इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस। डेट मुझे सस्ता पड़ता है, और वो भी सस्ता क्यों पड़ता है ये आगे बहुत इलैबोरेटली आपको भी दिखाई दे जाएगा। ऑल राइट। प्लस सोर्सेज को चूज करते समय कौन सा सोर्स मुझे लेना है, मुझे थोड़ा एसोसिएटेड रिस्क भी देखना होता है, उसके अंदर रिस्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेट को उठाता हूं, डिबेंचर्स उठाता हूं, तो इट इज नेसेसरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट। मुझे डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना है, प्लस मुझे उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योरिटी पे रिडीम करना है। इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं 1 मिनट में। सपोज मैंने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स यानी सर्टिफिकेट इशू कर दिए, 9% पर एनम मैं इस पे इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगा। सो एवरी ईयर 9% के हिसाब से मुझे 9,000 रुपये इंटरेस्ट पे करना है। एंड मुझे ये पैसा, सपोज मैंने 10 साल के लिए रेज किया है, आफ्टर 10 ईयर्स मुझे ये 1 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। हर साल 9,000 रुपये इंटरेस्ट देना है और 10 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपए वापस करने हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आती हैं यहां पर। तो ये एक तरह से क्या है, ये डिबेंचर के केस में होता है। बट अगर मैं इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा रेज करता हूं, मैं पैसा रेज करता हूं इक्विटी शेयर के थ्रू, देन देयर इज नो सच कंपल्शन टू पे एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। आपको डिविडेंड देना है दो, नहीं देना है मत दो, कंपनी की मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स के केस में मुझे ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे पैसा वापस करना है या मुझे कोई डिविडेंड पे करना है। देयरफॉर देयर इज सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी देना है और 10 साल के बाद पैसा भी वापस करना ही करना है, तो डेट फाइनेंसिंग में एक तरह से मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क आ गया। ठीक है, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है कि क्या मैं रिस्क लेने की पोजीशन में हूं या नहीं हूं। ऑल राइट। फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग। भाई जो मैं फंड रेज करता हूँ वो फ्री में रेज नहीं होते। आज मैं गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कि हाँ जी पैसे दे दो, उन्होंने पैसे दे दिए, ऐसे काम नहीं होता। आपको एक इशू लेके आना पड़ता है, आपको अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, और आपके पैसे खर्च होते हैं फंड्स रेज करने में भी। और जो ये पैसे खर्च होते हैं, पैसा लाने के लिए भी पैसा खर्च होता है, और इसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, मनी को फ्लोट करने के लिए जो कॉस्ट होती है, मनी लाने के लिए जो कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी हमें देखना चाहिए। ऑल राइट, एक बार ये थोड़ा सा चार्ट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये कंपनी के भाई साहब CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं कि भैया पैसा कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लें या वर्किंग कैपिटल का। कैपिटल बजटिंग आप देख रहे हो, ये एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये स्टॉक है, भाई कितना कैश रखना है अपने पास, कितना स्टॉक रखना है, ये चीज़ें हैं। नीचे 2 तरह के डिसीजन हो रहे हैं इनके पास, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। अब फाइनेंसिंग के लिए या तो डेट से पैसे ले लो या फिर इक्विटी से ले लो, 2 तरीके हैं, डेट या फिर इक्विटी। डिविडेंड डिसीजन इसे हम अभी पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, ये पूरा मेरा प्रॉफिट है, पूरा गोला मेरा प्रॉफिट है, ये लाइन लगा दी। अब इतना हिस्सा तो मैं डिविडेंड के रूप में बांट रहा हूं लोगों में, डिविडेंड के रूप में बांट दिया। बचा हुआ हिस्सा जो है कंपनी के पास रह गया, इसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। येलो वाला हिस्सा मैंने प्रॉफिट का डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दिया, ले जाओ भाई घर ले जाओ, मौज करो। और जो मेरा ब्लू वाला हिस्सा है वो मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स, वो पैसा मैंने बांटा नहीं, कंपनी के पास ही रख लिया। कल को हो सकता है मुझे कोई एक्सपेंशन करनी हो, कुछ और जरूरत पड़ जाए पैसे की कंपनी को, तो कंपनी वो पैसा अपने पास रखती है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज माई फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन जो मैं लूंगा कि भाई पैसा डेट से उठाऊं या इक्विटी से उठाऊं, वो डिसीजन कौन कौन से फैक्टर के बेस पे लूंगा। पहली बात कॉस्ट, भाई किसकी कॉस्ट कम है किसकी ज़्यादा है, कॉस्ट तो हर आदमी देखता है। ठीक है, दूसरा रिस्क, भाई दोनों सोर्सेज में से रिस्क किसका कम है किसका ज़्यादा है, वो भी मैं देखूंगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, भाई पैसा रेज करने के लिए कॉस्ट लगती है, उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी वहाँ मैं कम अट्रैक्ट होऊंगा, उसे मैं इग्नोर करूंगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी वो अच्छा है। कैश फ्लो पोजीशन, अगर मेरा कैश फ्लो पोजीशन कंपनी का बड़ा स्ट्रांग है, मतलब कंपनी में बड़ा कैश आ रहा है, कैश रिच कंपनी है, पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, ठीक है,
उस केस में आप डेट फाइनेंसिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा इतना सारा है तो कल को आपको फिक्स इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, डिबेंचर का अमाउंट वापस देना है, आप कर सकते हो, आप वो पैसे दे पाओगे क्योंकि यू आर अ कैश रिच कंपनी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो आपको अगर सर इक्विटी क्यों ना करने, जरूरी थोड़ी है कैश रिच है तो मुझे इंटरेस्ट ही भरना है। बेटा डेट फाइनेंसिंग हमेशा इक्विटी से चीपर पड़ती है, सस्ती पड़ती है। कैसे हो, क्यों, कहाँ, सब अभी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, डेट फाइनेंसिंग इक्विटी से सस्ती पड़ती है। और अगर आपकी कैश रिच कंपनी, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है तो डेट फाइनेंसिंग के लिए ही जाना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो कि धंधे को ऑपरेट करने के लिए, धंधा चलाने के लिए जरूरी है और फिक्स्ड है। जैसे कि मेरी फैक्ट्री है, उसका रेंट जाता है हर महीने 2 लाख रुपए, वो फिक्स कॉस्ट हो गई। मैंने अपने पास 2 सुपरवाइजर रखे हुए हैं 25-25 हज़ार रुपए के, 50 हज़ार रुपये महीने, वो फिक्स कॉस्ट हो गई, ठीक है। मैंने पूरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस, कल को आग लग जाए तो पैसे मिल जाएंगे, उसका अमाउंट जाता है साल में 5 लाख रुपए, वो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, धंधा चलाने के पैसे हैं वो, ठीक है। अगर किसी फर्म की, अगर किसी बिजनेस की हाई है ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तब उसको अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट को थोड़ा कम कर देना चाहिए। भाई कैसे, आप हर तरफ से कैसे मरोगे भाई? आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के पैसे भी दोगे, आप ब्याज भी भरोगे, भाई डेट लोगे, इंटरेस्ट भी पे करोगे, कैसे करोगे? मर जाओगे आप। तो जब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, जब वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको डेट फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, ताकि कम से कम आपके वो खर्चे बच जाएं, ठीक है, और आपको ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशंस। अगर कंपनी जो है ज़्यादा इक्विटी मतलब इशू करती है, अगर कंपनी ज़्यादा इक्विटी इशू करती है लोगों में, तो कंपनी की जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब कि वो थोड़ा कम हो जाता है कि भाई आपके पास आज इक्विटी इतनी है मार्केट में, बाकी आपके पास है, तो मतलब मेन मालिक आप हो। लेकिन कल को पैसा रेज करने के लिए आप इक्विटी डाइल्यूट कर दो, मतलब इक्विटी शेयर और बेच दो। आज कंपनी का देखो, आज कंपनी का 70% हिस्सा मेरे पास है, 30% बाहर वालों के पास है, तो मैं मालिक हो गया कंपनी का, मेरी चलेगी। अब कल को मैं 30% और डाइल्यूट कर दूं, मेरे पास बचा 40%, मार्केट में चला गया 60%, ये सारा शेयर एक आदमी ले ले, तो मैं तो क्या रह गई मेरी पूंजी कंपनी में, ठीक है। तो ये जो होता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, अगर चाहती है कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, फिर बहुत ज़्यादा इक्विटी इशू नहीं करना चाहिए, फिर तो डेट की इशू करो। लेकिन अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट बाहर चली, मतलब उसका इक्विटी बाहर चली जाए, हमारे हाथों से कंपनी चली जाए, फिर आप इक्विटी इशू कर लो, डेट इशू मत करो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट जब राइजिंग होती है ना, जब मार्केट चढ़ रही होती है, वो कहावत है ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। मार्केट चढ़ रही है तो लोग भी पैसा दबा के लगाते हैं मार्केट में। पिछले 2 साल से, कोविड के बाद से मार्केट चढ़ रही है, तो कितने सारे नए रिटेलर्स आ गए हैं मार्केट में, तो लोग और इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी में जब मार्केट चढ़ रही होती है। तो अगर वैसी स्थिति है, मार्केट चढ़ रही है, तो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर लो, आसानी से पैसा मिल जाता है, क्योंकि सब लोग पैसा लगा रहे होते हैं। और अगर मार्केट डिप्रेस्ड है, फिर आप इक्विटी से पैसा उठाना चाहोगे तो कोई पैसा नहीं लगाता, क्योंकि लोग सोचते हैं मार्केट तो डिप्रेस्ड है, मार्केट तो डूब रही है, मार्केट गिर रही है, हमारा पैसा मर जाएगा। फिर लोग जल्दी से इक्विटी में पैसा, लोग खरीदते ही नहीं इक्विटी। लेकिन चढ़ते बाजार में इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिविडेंड डिसीजन में। ये वही डिसीजन है जो मैंने ऊपर थोड़ा आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था। इधर भाई पूरे प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड रखूं, मतलब कितना डिविडेंड बांट दूं और कितना डिविडेंड मैं जो है अपने पास रखूं एज रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ये मुझे यहां पर डिसीजन लेना पड़ता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं ये डिसीजन लेने से पहले। अब मैं डिविडेंड डिसीजन लेने जा रहा हूं कि कितना रखूं और कितना बांट दूं, किस चीजों को सोचते हुए मैं ये फैसला लूं, क्या सोच के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिसीजन के ऊपर थोड़ा इफेक्ट डालेंगे। फर्स्ट थिंग, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। देखो डिविडेंड जो होता है ना, वो मेरी कमाई में से दिया जाता है। आपने कितना पैसा कमाया तभी आप डिविडेंड दोगे, कम कमाया कम दे दो, ज्यादा कमाया ज्यादा दे दो। तो सबसे पहले मैं ये उठा के देखूंगा बुक्स, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि मेरी अर्निंग कितनी है, मेरी कमाई कितनी है, उसके हिसाब से ही मैं डिविडेंड देके चलूंगा। फिर मैं देखूंगा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कि भैया मैंने इस साल तो 100 करोड़ कमा लिए, पिछले साल भी कमाए थे मैंने 70-80 करोड़, उससे पिछले साल मैंने कमाए थे कम से कम 50-60 करोड़।
अर्निंग मेरी स्टेबिलिटी है कि नहीं है, मतलब मैं एक ठीक ठाक रेंज में पैसा कमा रहा हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इस साल 100 करोड़ कमा लिए, पिछले साल मैं 50 करोड़ घाटे में था, उससे पिछले साल मैंने 20 करोड़ कमाए थे, उससे पिछले साल मैं 200 करोड़ घाटे में था। तो वो कोई स्टेबिलिटी नहीं हुई। अगर कंपनी के पास स्टेबल अर्निंग्स हैं, जैसे रिलायंस है, उसको दिख रहा है कि वो पिछले इतने सालों से हर साल या हर क्वार्टर में इतने रुपए कमा ही रही है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी है कमाई में। तो स्टेबिलिटी है तो वो कंपनियां स्टेबल हैं, टिकी हुई हैं, मैच्योर कंपनियां हैं, तो वो कंपनियां कल को ज़्यादा डिविडेंड दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी स्टेबल अर्निंग्स है। भाई पैसे तो कमा ही रहे हैं, सबको पता है कमा लेंगे, तो वो फिर भी दे सकती हैं। लेकिन जिसकी स्टेबल नहीं है उसे छोटा डिविडेंड ही देना चाहिए, या फिर मध्य, वो भी चलेगा, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए उसको। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अब कुछ कंपनियां पॉलिसी फॉलो करती हैं कि जी मैं तो पिछले 10 साल से इतना डिविडेंड देती आ रही हूँ, तो इससे कम तो मैं क्या ही दूँ, क्योंकि मेरे जो इन्वेस्टर हैं वो नाराज हो जाएंगे, जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हैं। तो मैं एक पॉलिसी फॉलो करती हूँ डिविडेंड की, हर साल मैं 10 रुपये पर शेयर का जो है मैं डिविडेंड देती हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो वो तो मैंने देना ही देना है, नहीं तो मेरे शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। तो अगर कंपनी उस तरह की पॉलिसी फॉलो करती है तो डिविडेंड देगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। भाई कंपनी को दिख रहा है मेरे धंधे में इतनी जबरदस्त ग्रोथ है, आगे इतना काम है कि मैं ऐसी ऐसी 10 फैक्ट्री लगा लूँ तो भी कम है। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपने धंधे में, तो आपको डिविडेंड कम देना चाहिए और आपको रिटेन कर लेना चाहिए, अपने पैसे को अपने पास रख लेना चाहिए, कि कल को नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए आपको वही पैसा काम आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपके पास इनफ कैश अवेलेबल है, अगर आपके पास इनफ कैश अवेलेबल है तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर करो। ऐसा ना हो कि आप डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दो मजे मजे में चौड़े होके 100 रुपये पर शेयर का, और जब कैश की बारी आई तो आप देख रहे हो मेरे तो बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ठीक है, बैंक खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये आपको देखना पड़ता है कैश है कि नहीं है, अपनी जेब में हाथ डाल के देखो, उसके बाद बांटने की बात करना। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। देखो कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो कहते हैं भैया एटलीस्ट इतना डिविडेंड तो हमें चाहिए ही चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी बन चुकी है, उन्हें आदत पड़ चुकी है डिविडेंड की कि भैया इतना तो मेरे को चाहिए हर साल। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। टैक्सेशन पॉलिसी। देखो डिविडेंड जो कंपनी देती है ना उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, अगर वो टैक्स बहुत ज्यादा है, सपोज 30-40-50% टैक्स है, इट इज बेटर टू पे लेस। भैया क्यों दे रहे हो इतना डिविडेंड, सारा का सारा टैक्स में चला जाना है। अगर टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी है कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देना चाहिए, डिविडेंड आप कम दे लो थोड़ा, कोई आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखो इन्वेस्टर क्या देखता है, अगर डिविडेंड अच्छा आया है, डिविडेंड में इंक्रीज हुआ है, तो ये मार्केट के लिए एक तरह से गुड न्यूज है। मार्केट इसको पॉजिटिवली लेती है कि हाँ भाई कंपनी ने भी दिल खोल के मतलब डिविडेंड दिया है, कमाई भी अच्छी हुई होगी, तो मार्केट पॉजिटिवली लेती है इस न्यूज को और शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। और यहीं अगर उसका उल्टा हो जाए, कंपनी ने अगर डिविडेंड कम डिक्लेयर किया फिर नहीं डिक्लेयर किया, तो लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, बुरा मान जाते हैं कि यार कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो फिर शेयर का प्राइस जो है गिर जाता है। अच्छा, मैनेजमेंट को भी पता है इस बात का कि दोनों में से कोई भी काम हो सकता है, तो मैनेजमेंट भी इन चीज़ों को देख के डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसका इफेक्ट सीधा मार्केट प्राइस पे आएगा। तो मैनेजमेंट क्या चाहती है, प्राइस बढ़े या फिर घटे, उस हिसाब से भी मैनेजमेंट डिविडेंड को डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स। देखो जितनी बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जैसे कि मैं बात करूं रिलायंस की, टाटा की, अडानी की, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास कैपिटल मार्केट तक की पहुंच है। ये जब चाहे तब पैसा उठा लेंगे मार्केट से, इन लोगों को पैसा मिल भी जाता है। ठीक है, तो इनको ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब डिविडेंड का वो हिस्सा जो मैंने रिटेन कर लिया, बांटा नहीं है, तो इनको ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स रखने की जरूरत नहीं है। इन्हें पता है हम आधी रात को भी पैसे मांगेंगे मार्केट से, पैसे मिल जाएंगे हमको। ठीक है, तो ये ज्यादा डिपेंड नहीं करते रिटेन्ड अर्निंग पे, तो ये डिविडेंड ज्यादा भी बांट दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज माई लीगल कंस्ट्रेंट्स। देखो कुछ प्रोविजंस भी होते हैं कंपनीज एक्ट के, कानून भी तो कोई चीज़ है। वो जो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं डिविडेंड की पेमेंट पे, कि आपको इतने ज़्यादा नहीं देना, प्रॉफिट का इतना परसेंटेज से, प्रॉफिट्स का सपोज एक एक्स परसेंटेज है, इस परसेंटेज से ऊपर डिविडेंड नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा ना हो कि कंपनी नई नई आई है मार्केट में, उस प्रॉफिट का सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट दे वो, और कल को
हाथ खड़े कर दे। भाई कंपनी ऐसी ना होनी चाहिए कि सारा का सारा जो भी प्रॉफिट है डिविडेंड के रूप में बांट दे जनता में, उनको खुश करने के लिए, और कल को वो ठन गोपाल हो जाए। तो कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन बना रखा है कि आप अपने प्रॉफिट्स का एक लिमिटेड परसेंटेज ही डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो, ऐसा नहीं कि सारा बांट दोगे। नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। देखिए जब आपने लोन लिया बैंक से, सपोज एक कंपनी है उसने बैंक से लोन लिया 1,000 करोड़ का, ठीक है, और लोन की इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए हर महीने। अब वो कंपनी क्या कर रही है, बैंक लोन की इंस्टॉलमेंट तो भर नहीं रही लोगों को है, और डिविडेंड बांट रही है, ऐसे लुटा के डिविडेंड बांट रही है लोगों में कि ये लो, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो। तो बैंक को पता चल गया कि ये कंपनी ऐसे कर रही है, तो बैंक का दिमाग खराब होगा नहीं होगा? बैंक कहेगा भाई तेरे से मेरी इंस्टॉलमेंट तो भरी नहीं जा रही, और आप यहाँ बाहर बालकनी में खड़े होकर दोनों हाथों से पैसे बांट रहे हो डिविडेंड के रूप में, तो ये तो बात गलत है, बैंक को बुरा लगेगा। तो बैंक क्या करता है, ताकि उसे तब बुरा ना लगे, बैंक लोन देते टाइम ही, जब लोन देता है तो उसी समय कंडीशन लगा देता है कि बेटा जब तक मेरा लोन पूरा नहीं होगा, या जब तक आप मेरी इंस्टॉलमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करोगे, तब तक आप इतना डिविडेंड ऐसे ऐसे दे सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन बैंक डाल देता है। अब बांट के दिखाओ डिविडेंड, ज़्यादा मजा आ रहा था ना तुम्हें पैसे बांटने में, अब बांट के दिखाओ। ठीक है, आगे चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये बताओ भाई। पहले पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी सोर्सेज ऑफ फंड है उसे हम कंपेयर कर लें और उसकी कॉस्ट बेनिफिट्स उसका रिस्क सब कंपेयर करके तब हम ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करें और ऑप्टिमल यूसेज करें। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है, इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। भैया जब जरूरत है पैसा होना भी तो चाहिए, ऐसा ना हो पैसे की जरूरत अभी है, अभी तुम कह दो पैसा नहीं है जी, 10 दिन बाद पैसे की जरूरत नहीं है, तब कहोगे लो जी बताओ कितना पैसा चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लानिंग करके चलनी है, जब जरूरत है तब पैसा मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे भी लिख दिया इन्होंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको देखना और उनमें से उनको कॉस्ट, उनके बेनिफिट सब कुछ कंपेयर करके उसमें से बेस्ट चूज कर लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है भाई, स्मूथ ऑपरेशंस होने चाहिए मेरे धंधे में, काम रुकना नहीं चाहिए। तो फंड की रिक्वायरमेंट्स जो है मेरी सही टाइम पे पूरी हो जाएं, फंड्स अवेलेबल हो जाएं, काम रुकना नहीं चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए, ये करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर एवर रिक्वायर्ड। भैया जब पैसा हो तब पैसा मिल जाना चाहिए। भूख आज लग रही है, खाना मिलेगा 10 दिन बाद, तो क्या फायदा उसका। ठीक है, दूसरी बात, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। भाई खानी 2 रोटी है और आप ले आए मेरे लिए 10 रोटियां, तो मैं क्या करूंगा, 8 रोटियां वो खराब जाएंगी। यही बात पैसे की है, तो जरूरत 100 करोड़ रुपए की है और आप ले आए 500 करोड़ रुपए, तो 400 करोड़ का मैं क्या करूंगा, बिना बात उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अननेसेसरली फालतू में पैसा रेज ना हो, ये भी देखना होता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑल राइट, अच्छा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है उसके अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान कवर होते हैं, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान को क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, बजट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। ऑल राइट, अब फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ इंपॉर्टेंस है, वो हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑल राइट, फर्स्ट पॉइंट, it helps in forecasting what may happen in future under different business solutions. फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्ट करती है, वो थोड़ा सा एक आइडिया पता लग जाता है कि फ्यूचर में अलग अलग सिचुएशन में क्या होगा। जैसे कि सपोज मैं एक जो है ग्रोथ एस्टिमेट कर रहा हूं 20% की मेरी सेल्स में। ठीक है, अब ये 10 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें 10%, 20%, 30% ग्रोथ के सारा डेटा लिखा जाएगा कि अगर ऐसे ऐसे ग्रोथ होएगी तो मुझे इतने फंड्स की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ से उठा लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। तो ये पूरा एक चार्ट बना लेते हैं और कल को फोरकास्टिंग करने में हमें मदद मिलती है कि हाँ इस सिचुएशन में इतने फंड की जरूरत पड़ेगी, ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये उसमें मदद करता है हमें। सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। देखो जब सब कुछ आपने प्लान कर रखा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होगा, फंड्स अभी जरूरत पड़ेगी, या इतना एक्सपेंशन होगा तो इतने फंड्स की जरूरत पड़ेगी, 30% ग्रोथ होगी तो इतने % की जरूरत पड़ेगी, तो कल को ना बिजनेस में शॉक नहीं लगता, अरे हमने तो 20% सोचा था, ये तो 40% सेल बढ़ गई। शॉक नहीं लगेगा आपको, आप प्रिपेयर्ड रहोगे हर चीज के लिए। ठीक है,
इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, सब बिजनेस फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है बिकॉज आप प्लानिंग करके चल रहे हो। डिटेल प्लान ऑफ एक्शंस, भैया प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार होता है कि ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, सब चीज़ें होती हैं। प्लान हम अपना किस लिए करते हैं, फ्यूचर के बारे में करते हैं, तो एक तरह से ये प्रेजेंट को लिंक कर देता है फ्यूचर के साथ। ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। बिल्कुल ठीक बात है भाई, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब मैं फाइनेंस कहाँ से उठा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मतलब मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ। तो प्लानिंग एक तरह से ब्रिज है, हम प्लान कर रहे हैं कि यार मैं पैसा यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा और इस प्रोजेक्ट में लगा दूंगा, इसमें लगा दूंगा, इसमें लगा दूंगा। ये प्लानिंग है, एक ब्रिज है, ये लिंक करता है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ईजियर। देखो जब मैंने पूरे डिटेल ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं कि मुझे इस सेगमेंट में ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, तो मैं देख पाता हूँ कि हाँ मैंने प्लान तो किया था ऐसे 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 होएगा काम, एक्चुअल में काम हो रहा है ऐसे 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 ऐसे। तो फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि वो डेविएशन क्यों आ रहा है, प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में फर्क क्यों आ रहा है, कैसे उसे ठीक करना है। तो वो पूरा इवैल्यूएट करने में मदद करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाने का मेरा एक ही पर्पस था, ताकि एनसीईआरटी जिस बुक से हम सभी लोग पढ़ते हैं उसी बुक को उठा के मैं इसमें आपको फटाफट से रिवाइज करा दूं। आप बस अपने ईयरफोन्स लगा के इसको अपना सुने बार बार ही, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड इसमें सब कीवर्ड्स हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं ऑलरेडी। एंड आई होप दिस वीडियो विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।